गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कुछ लोगों का कंप्लेंट आया हुआ है कि वो ग्रेनी नेचर जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा है। जो मैंने बताया था कि जो क्वांटाइजेशन और जो चार्जेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए है। लेकिन अगर हम बड़े लेवल पे माइक्रोस्कोपिक पे देखेंगे ना तो देखो वहाँ भी क्या है, क्वांटाइजेशन और चार्ज होता है ना, लेकिन हम ग्रेनी नेचर को ना हम भूल जाते हैं। ग्रेनी नेचर का मतलब क्या होगा, जैसे कि हम दीवार का एग्जांपल बताए थे तो सिर्फ दीवार दीवार को हम देखते हैं, ना कि वो ईंट जो है कितनी ईंट से बना हुआ है ये हम नहीं देखते हैं। जैसे मान लो कि अलग अलग दीवार में अलग अलग ईंट लगाया गया है, किसी में 10 लगाया गया है, किसी में 50, किसी में 100 लगाया गया है। तो दीवार को जब हम तोड़ेंगे तो क्या है, ईंट हम एक एक करके उठा उठा के गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम मैक्रोस्कोपिक व्यू की बात करें, यानी कि हम ओवरऑल दीवार को देखें, ओवरऑल हम कंपैरिजन दीवार की करें अगर, कि कौन सा दीवार बड़ा है कौन सा दीवार छोटा है, तो हम तो ईंट को नहीं गिनते हैं उसमें ईंट क्या है क्या नहीं, हम तो साइज डायरेक्ट लेते हैं। समझे? तो यही चीज है कि छोटे लेवल पे, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या है, ये जो है कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। समझे? जहाँ पे E इक्वल टू कहते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम हमारा ऐसा यूनिट है किसका, चार्ज का ऐसा यूनिट है। समझे? तो ये जो है अब प्लस कब रहेगा, तो फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, Q इक्वल टू प्लस एन ई फॉर निगेटिव चार्ज, फॉर निगेटिव चार्ज Q इक्वल टू माइनस एन ई। यहाँ पे E का वैल्यू क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यहाँ पे E का वैल्यू क्या होगा, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। समझे? तो अब जैसे मान लो कि तुम कभी पूछोगे कि सर यहाँ पे E का वैल्यू ले रहा है तो Q तो हमारा पॉजिटिव में आ जा रहा है। समझे? तो हम इसके लिए नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ नंबर कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। तब जैसे n इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन माइनस Q अपॉन E, तब हम यहाँ पे n जो है हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। समझे? और यहाँ पे क्या है n, यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा n। तो इसके लिए मैंने बताया कि n जो है हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। तो इस फॉर्म में अगर तुम लिखोगे तब तुम ये पुट करोगे। समझे कि नहीं? तो इसका ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ, ग्रेनी नेचर जो हम डिस्क्रीट नेचर बोल रहे थे ना कि चार्जेस का डिस्क्रीट नेचर है, यानी कि 1.6, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 से छोटा चार्ज नहीं हो सकता। अगर हम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि कोई ई एग्जिस्ट करता है 0.8 इंटू 10⁻19 कूलम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझे? ये चार्ज जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो सबसे छोटा जो चार्ज है वो एग्जिस्ट कौन सा है, जो एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है नेचर में, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम एग्जिस्ट करता है। क्लियर हुआ ये? अब देखो, जब चार्ज को, जैसे मान लो कि कहीं पे चार्ज को तुम्हें रखना है, ठीक, कहीं पे तुम्हें चार्ज को क्या करना है, रखना है अगर, तो तुम सबसे छोटा चार्ज यहीं उठा के न रखोगे। जैसे मान लो कि प्लेट में बिस्किट रखा हुआ है, समझे, प्लेट में बिस्किट रखा हुआ है, तो क्या करोगे तुम, एक एक बिस्किट ही उठाओगे ना। अब ऐसा थोड़ी है कि उसमें से तुम एक बूंद उठा लिए, उसमें से 4 बूंद उठा लिए, ऐसा तो नहीं है। एक एक बिस्किट उठा उठा के खाओगे। तो ये क्या है, उस लेवल पे देख रहे हो, यानी कि बिस्किट से छोटा कुछ नहीं हो सकता है उस समय। बिस्किट ऐसा होना चाहिए जो टूटे ना, सोने की बिस्किट। समझे? सोने की बिस्किट कह लो, तो सोने की बिस्किट क्या है, खाओगे नहीं, पैकेट में रखोगे, एक एक बिस्किट ही उठाओगे ना अगर रखा हुआ है तो। लेकिन अगर तुम ओवरऑल देखते हो, जैसे मान लो कि एक एक कार्टन बिस्किट है, 20-20 कार्टन बिस्किट है, ट्रक में लोड करना है अगर, तो तुम क्या है, ओवरऑल पूरे को देख रहे हो, यानी कि एक कार्टन उठाए उसमें कितना बिस्किट है उससे कोई मतलब नहीं है। समझे? तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको बिल्कुल नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक, अब जैसे मान लो 3 पॉइंट कूलम चार्ज, 3.2 कूलम चार्ज है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। -3.2 कूलम है तो नेगेटिव चार्ज, यानी कि उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। समझे क्या? तो उसमें नंबर कितना कैलकुलेट, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तुम कैलकुलेट इजीली कर सकते हो।
मैंने बताया था कि यूनिटरी मेथड से आसानी से वो हो जाएगा। देखो किताब में जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1.2, उसमें तुम देखोगे ना कि जो 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा नंबर है कि अगर एक सेकेंड में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं फिर भी 200 साल लग जाएंगे, समझे। तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझे। तो सोचो ये क्या है, 10 पावर 9 है और ये क्या है, 10 पावर 18 है। सोचो ये कितना ढेर सारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक कूलम चार्ज में, समझे कि नहीं। तो ये जो कूलम है ना, ये बहुत ही बड़ा यूनिट है चार्ज का, ये बहुत ही बड़ा यूनिट है, समझे। अब देखो तुम लोग शायद ये पढ़े भी होगे, 10th क्लास में पढ़े होगे कि साइड बुक्स में अक्सर पढ़ लिखा होगा कि कूलम होता क्या है, 1 कूलम होता क्या है। तो इसको मैं समझा देता हूँ आसानी से, तुम्हें आगे चल के कूलम के बारे में और भी बताना जानकारी दिया जाएगा कि 1 कूलम होता क्या है। ये 10th लेवल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी है वो 10th लेवल का है और बुक में भी ये लिखा हुआ है। 1 कूलम, व्हाट इज 1 कूलम? 1 कूलम ऐसे ऐसे भी आता है, ये डिफाइन 1 कूलम इस तरीके से भी आता है। तो 1 कूलम आखिर है क्या? तो देखो तुम्हें पता है ना कि फ्लो ऑफ चार्जेस जब होते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हम उसको कहते हैं। तो अगर एक वायर है उसमें अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर। 1 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक। तो 1 सेकेंड में इसके अंदर जितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा ना उसको हम कहेंगे 1 कूलम, ठीक है। 1 सेकेंड में देखो इस वायर में, ये जो वायर है इसके अंदर में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है? तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो 1 सेकेंड में इस पॉइंट से या फिर किसी भी पॉइंट से कितना चार्ज पास हुआ है ये हमें निकाल सकते हैं, ठीक। कितना चार्ज पास हुआ है ये हम निकाल सकते हैं। तो जितना चार्ज पास होगा ना 1 सेकेंड में, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, बहुत ढेर सारे जा रहे हैं ना। तो एक सेकंड में इस पॉइंट से कितना चार्ज जा रहा है उसको हम कैलकुलेट कर ले तो वो हमारा क्या होगा, 1 कूलम होगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से डिफाइंड है, किताब में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। 1 कूलम इज द चार्ज, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ वायर हैज करंट ऑफ 1 एम्पियर, समझे। तो ये डेफिनेशन लिखा भी हुआ है, लेकिन तुमको कूलम का दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे लिखना है, और वो कब, जब कूलम्स लॉ है हम पढ़ा देंगे तब वो तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे लिखना है हमें, ठीक। तो ये 1 कूलम जो है ये बहुत ही बड़ा यूनिट है, और इस वजह से जो हम प्रैक्टिकल पर्पज से ना हम क्या करते हैं, 1 माइक्रो कूलम, 1 मिली कूलम, ठीक है। 1 माइक्रो कूलम में 10 to -6 कूलम आएगा, मिली कूलम में 10 to -3 कूलम आएगा, समझे नहीं। तो ये सब हम यूनिट यूज करते हैं, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पज से। जो हमारे घर में जैसे मान लो ऐसा कोई डिवाइस जो है जो चार्ज को यूज करता है, जैसे मान लो कैपेसिटर है, समझे, तो उसमें क्या है, माइक्रो, मिनी, ठीक है, यही सब यूज होता है, ठीक है। नैनो कूलम, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, ये सब यूज होता है, ना कि तुम्हारा 10 कूलम, 50 कूलम, ये इस तरीके से नहीं यूज होगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 में तुमको सारा चीज बताया जाएगा, समझे। अब देखो हमें ये भी पता था कि बॉडी पे अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो बॉडी जो होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अगर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स हो तो बॉडी क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे 3.2 कूलम छोड़ो, हटाओ। जैसे मान लो कि 0.6 कूलम की अगर हम बात करते हैं कि इस बॉडी पे क्या है, 0.6 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर है, क्लियर।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तभी ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अक्सर क्या होता है ना कि प्रोटॉन कहीं ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसफर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, लेकिन प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, और इसी वजह से ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। लेकिन अगर हम इसमें बोलेंगे कि नंबर ऑफ चार्जेस, तो इसमें क्या है, जैसे मान लो कि प्रोटॉन का चार्जेज है, इलेक्ट्रॉन का भी चार्जेज है, ठीक है, तो एक्सेस चार्ज को ही हम दिखा रहे हैं ना इस एक बॉडी पे, ये जो बॉडी है इसके ऊपर हम एक्सेस चार्ज को ही हम शो कर रहे हैं, और हमेशा क्या है, एक्सेस चार्ज को ही हम शो करते हैं, ठीक। लेकिन अगर मान लो कि if a body contains n1 number of electrons, ठीक है, and n2 number of protons, ठीक है, अगर कोई बॉडी है वो अगर n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं और n2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं अगर, तो उस पर नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज उस पर कितना होगा, तो हम देखेंगे n1 इलेक्ट्रॉन्स है तो n1 इंटू माइनस ई प्लस, अब हम देखो ये क्या है, एडिटिविटी ऑफ हम चार्जेस का ये जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर रहा है ना, तो टोटल चार्ज n1 इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, n1 इंटू ई। अब ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम यूज किए, वो जो फॉर्मूला लगा रहा है, फिर क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस को हम लगा रहे हैं, फिर क्या लगेंगे n2 इंटू ई। अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे तो इसमें से ई कॉमन निकल जाएगा, ई कॉमन निकल जाएगा, और ई कॉमन निकलने के बाद से समझे यहाँ पे क्या होगा, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, क्लियर। अब देखो हम यहाँ पे क्या दिखा रहे थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये हो रहा था कि जो भी चार्जेस है किसी भी बॉडी पे वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, समझे। तो इस बॉडी पे हमारा जो है n1 इंटू माइनस ई और n2 इंटू ई अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो क्या ये कॉन्टैक्ट क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है कि नहीं। तो यहाँ पे तुम देखोगे ना कि ये क्या है, ये भी क्या है, एक इंटीजर आ रहा है, समझे। जैसे मान लो कि तुम 3 क्या हमारा इंटीजर है, 2 क्या है इंटीजर है, इसका जो डिफरेंस होगा ना वो क्या होगा, 1 होगा, वो भी क्या होगा, इंटीजर होता है। -3 हमारा इंटीजर है, -2 हमारा इंटीजर है, इसका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी देखो इसके आगे क्या करेंगे, -3 + 2 = -1, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो ये भी क्या है, उस रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी हमारा क्या है, इंटीजर है। देखो ये हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, इंटीजर, ठीक है, ये ओवरऑल क्या हुआ, हमारा इंटीजर हुआ, समझे। तो ये इसको भी फॉलो कर रहा है। तो इसमें हमें बस इतना ही तक जानना था, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कूलॉम्स लॉ, समझे, हम आगे देखेंगे कूलॉम्स लॉ। एक और एग्जांपल है इसमें कप वप का, समझे कि नहीं। तो एग्जांपल में जो है कप, एग्जांपल हम सारे डिस्कस कराते चलेंगे एक। तो कप वाला एग्जांपल देख लो, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज देयर इन कप ऑफ वाटर। तो देखो ये बहुत ही आसान है, न्यूमेरिकल क्या है, इस टाइप का न्यूमेरिकल कभी आता नहीं है, समझे, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अ कप ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, तुम 100 ग्राम ले सकते हो, 250 ग्राम ले सकते हो, 200 ग्राम ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसमें तुम मेंशन करोगे अ कप ऑफ वाटर, ठीक है, लेट अ कप ऑफ वाटर कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक। अब 100 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा, 100 ग्राम ऑफ वाटर, समझे, यानी कि 100 ग्राम ऑफ H2O। अब देखो नंबर इसमें पूछ रहा है ना कि कितने नंबर्स, मच, हाउ मच
का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर बात जहां भी किया और हमारा मास दे रखा है, यानी कि हमें मोल कंसेप्ट का यूज करना है इसमें, समझे। मोल कॉन्सेप्ट का हमें क्या करना है, यूज करना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे H2O में, तो इसका मोलर मास तुम निकाल लोगे, मोलर मास जो है वो निकालोगे, पता ही होगा कैसे निकालते हैं, ठीक। अब अगर मोल कॉन्सेप्ट अगर तुम लोगों को नहीं पता है, समझे, 11th में मैंने पढ़ाया भी था, अगर नहीं पता है तो तुम मेरे से व्हाट्सएप पे सेंड कर दो कि हाँ नहीं पता है सर, एक बार बता देने के लिए, समझे। तो मैं बता दूंगा शुरू से लेके अंत तक कि क्या है मोल कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसमें जो है मोलर मास निकाल लिए तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, समझे। और नंबर ऑफ मोल्स जब निकल जाएगा, ठीक, तो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुमको पता चल जाएगा। और नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो किस एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन रहते हैं ये पता चल जाएगा, तो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, समझे कि नहीं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। हम आगे देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ देखने के पहले ना हम कुछ कहानी सुनेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब्स लॉ, देखो जो कूलम्ब जो हमारे साइंटिस्ट थे ना, बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट थे, समझे। तुम्हें आश्चर्य होगा ये जान के ना कि बिना ये चार्ज का मैग्नीट्यूड जाने हुए ना ये लॉ ढूंढ दिए, ये लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में फैब्रिकेट कर दिए, समझे, जिसको कहा गया कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ है किसके लिए, तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, 3 पॉइंट चार्जेस के लिए नहीं। अब देखो तुम पहले देखोगे कि जो हमारा स्केल है या फिर जो भी हम प्लास्टिक रॉड को हम क्या कर देते, चार्ज करते थे, रब करके चार्ज करते थे सिल्क क्लॉथ से, और चार्ज करने के बाद से वो जो प्लास्टिक रॉड को हम चार्ज करते थे कैट फर से, और ग्लास रॉड को हम चार्ज करते थे सिल्क क्लॉथ से। तो जो ग्लास रॉड जो है वो क्या करता था, छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हैं, ठीक है, उनको क्या करता था, अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ। तो इसके बारे में मैंने तुम्हें समझाया भी है। और फिर इलेक्ट्रोस्कोप में हम देखे थे, इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता था कि जो भी हमारे जो लीव्स है ना, जो लीव्स थे इस तरीके से, जो गोल्डन लीव्स थे, वो क्या होते थे, जैसे ही चार्ज आता था तो चार्ज फ्लो होता था इसमें, और ये क्या होता था, ऐसे सेपरेट हो जाता था, ठीक है, ये क्या होता था, सेपरेट हो जाता था। तो तुम सोचोगे यार कि सेपरेट क्यों होगा, समझे। जैसे मान लो कि ये स्टेपलर रखा हुआ है, ये स्टेपलर है, ठीक, स्टेपलर रखा हुआ है ऐसे, समझे, ऐसे ऐसे है, हम इसको, अब देखो ये ऐसे हो गया, अब देखो हमें क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, तो क्या है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। यानी कि चार्ज होने की वजह से कहीं ना कुछ ना कुछ फोर्स का कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी कि चार्ज जो है, अब देखो तुम उसमें भी देखो ना कि जो प्लास्टिक रॉड है और ग्लास रॉड है, जब चार्ज हो जाता तो क्या होता था, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता था। अब अट्रैक्शन और रिपल्सन का मतलब क्या है, फोर्स का कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है। तो उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है। तो ये कूलम्ब्स लॉ क्या है, वैलिड है किसके लिए, ओनली फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, ये बताता क्या है, ये बताता है कि फोर्स कितना लग रहा है पॉइंट चार्ज के बीच में, और उसका डायरेक्शन क्या है, समझे, उसका डायरेक्शन क्या है। तो जो कूलम्ब जो साइंटिस्ट है हमारे, वो
बिना चार्ज का मैग्नीट्यूड जाने हुए एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये जो है कूलम्स लॉ, यानी कि ये जो फॉर्मूला जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो दिए कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिए और उसका डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन कैलकुलेट, तो वो सारा चीज़ हम पढ़ेंगे। लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिना चार्ज का मैग्नीट्यूड जाने, समझे, बिना चार्ज का मैग्नीट्यूड जाने वो पता कर लिए ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला वो पता कर लिए, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मुलेट किए उसको। आखिर ऐसा कैसे हो गया, समझे। तो इसके पीछे ना मैं जो भी किताब में तुम देख सकते हो, पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें इसको यहाँ पे आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करना समझने की। देखो उनका जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में ना टॉर्जन बैलेंस, ठीक है, यूज किया गया था, टॉर्जन बैलेंस, ठीक है, इसके बारे में मैं कभी बता दूंगा। मतलब इससे क्या होता है ना कि फोर्स का मैग्नीट्यूड नापा जा सकता है, समझे, कितना है। तो ये देखो ये बेसिकली क्या किए, बॉल, ठीक है, बॉल जो है मेटेलिक बॉल को यूज किए थे, ठीक है, मेटेलिक बॉल को यूज किए थे, समझे कि नहीं। अब ना इस पे वो चार्ज दिए, ठीक है, इस मेटेलिक बॉल पे वो क्या किए, चार्ज दिए। अब चार्ज देने की वजह से, मतलब चार्ज हम कैसे भी, यानी कि हम इस मेटेलिक बॉल को क्या किए, चार्ज किए, लेकिन कितना चार्ज किए ये नहीं पता था उन्हें, समझे कि नहीं, कितना चार्ज था ये नहीं पता था। अब इसको चार्ज किए, ठीक है, और इसके इसके बीच में क्या इफेक्ट है, डिस्टेंस के साथ इसका वेरिएशन, यानी इसको भी चार्ज किए और इसको भी चार्ज किए, डिस्टेंस के साथ वेरिएशन कराए और फोर्स को नापे कि फोर्स को कैलकुलेट किए कितना फोर्स लग रहा है कितना नहीं लग रहा है, ठीक। फिर इसके बाद से ना इसके ऊपर चार्ज को वेरी कराए। चार्ज को कैसे वेरी करा सकते हैं जब उनको मैग्नीट्यूड पता ही नहीं है। तो वो क्या किए कि एक बॉल लिए, ठीक है, ऐसे ही मेटेलिक बॉल लिए और इसको जैसे ही टच कराए, उसी साइज का लिए, उसी मटेरियल का लिए, और जैसे ही टच कराए, समझे, जैसे ही इस दोनों को टच कराए और टच करा के क्या हुआ, अलग अलग बॉल को टच करा के हम क्या कर दिए, हटा दिए। तो ये जो चार्ज है ना इस पे जितना था और इस पे जितना था, ठीक है, ये चार्ज क्या कर लिए, शेयर कर लिए, ठीक, चार्ज को शेयर कर लिए, आपस में ही शेयर कर लिए, बराबर बराबर शेयर कर लिए। अब तुम पूछोगे सर बराबर बराबर ही क्यों कह रहे कि शेयर कर लिए, समझे। तो देखो बराबर बराबर हम इसलिए कह रहे हैं कि वो शेयर कर लिए क्योंकि अब इसको हटा के और सेम डिस्टेंस अगर रखा जाए तो सेम अगर फोर्स लग रहा है तो हमें पता चल जाएगा ना कि इस पे भी उतना ही चार्ज है, यानी कि एक मेटेलिक बॉल चार्ज है और इस पे चार्ज क्या है, क्यू है, और जैसे ही हम इसको टच करा रहे हैं इससे तो क्या हो रहा है, टच करा के हटा रहे तो इस पे भी Q/2 और इस पे भी Q/2 हो जा रहा है। अब तुम सोचो सर इस पे कैसे कह दी Q/2, तो इसको भी क्या हुआ, टॉर्जन बैलेंस में लगा के और चेक किया गया ना, उतना ही डिस्टेंस पे तो उतना ही फोर्स आ रहा था, समझे। तो तरीका बहुत होता है, साइंटिस्ट का दिमाग इस तरीके से काम करता है, समझे। ये सारा चीज तुमको कहीं किताब में देखने को नहीं मिलेगा कि किस तरीके से किया गया। हाँ यूज करने के ऊपर था कि हाँ इस तरीके से किया उन्होंने, ठीक है, हल्का सा बता दिया जाएगा जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक या फिर कोई भी साइड बुक उठा के देखोगे, ज्यादा डिटेल है, लेकिन तुम खुद सोचोगे ना तो ये जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये तुम्हारे दिमाग में खुद आएगा, समझे कि नहीं। और तुम भी धीरे धीरे, और इसी वजह से तुमको फिजिक्स में जो है इंटरेस्ट जगना शुरू होगा। तो इस पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, ये एग्जाम में भी आता है कि एक गेंद है वो चार्ज है, उसको दूसरे गेंद उतना ही साइज मेटालिक गेंद है उसको लाके टच कराएं तो चार्ज क्या होगा। तो मैं आगे वाले क्लास में बताऊंगा, कूलम्ब्स लॉ भी मैं पढ़ाऊंगा, समझे। तो इसी तरीके से वो क्या है हटाने वाले पहले क्या था, Q/Q था तो कितना हो गया, Q/2 हो गया। फिर क्या किया, एक और मेटेलिक बॉल लाए और उसको टच कराया तो फिर क्या हो गया, Q/4 हो गया। तो वो क्या किया कि अलग अलग चार्ज, ठीक है, देखो Q का वैल्यू उन्हें नहीं पता है, अलग अलग चार्ज, यानी कि कभी Q/2 Q/4 अलग अलग डिस्टेंस, ठीक है, अलग अलग Q/2 Q/4,
बहुत ढेर सारा इसी तरीके से, और भी Q/8 हो सकता है, Q/8 इसी तरीके से वो क्या किए, ठीक है, अलग अलग चार्ज को लिए, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पे रखें और उसके बाद से उसका रिलेशन वो निकाल लिए। ये रिलेशन निकालना भी तुम सीखोगे, ठीक है, लेकिन वो बड़े क्लास में होता है, ठीक है। कोई भी अगर ऑफलाइन में अगर तुम लोग पूछना चाहोगे तो मैं बता दूंगा कि किस तरीके से निकाला जाता है रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन, लेकिन ये बाहर की बात है, ये टॉपिक से बाहर की बात है। तो अब ये इनको कैसे पता चले कि डिस्टेंस से वेरिएशन का रनर्स होता है, तो पता है ना कि जो जो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर वो खींचे चले आ रहे थे, तो वहाँ से उनको कॉन्सेप्ट मिला होगा, और फिर डिस्टेंस का वेरिएशन करा होगा तो फोर्स का भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड बदला होगा। तो ये सब चीज़ देख के ना उन्हें पता चला कि जो फोर्स है वो किसके किस पे डिपेंड करता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना उस पर वो फोर्स डिपेंड करता है, समझे। तो इस लॉ को, जो कूलम्ब्स लॉ है, उसके डिटेल में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक रहना, थैंक यू।